नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट ग्रेड की, क्यों शनि रवि को फर्स्ट ग्रेड की क्लास आती है, तो फर्स्ट ग्रेड की 8वीं क्लास है ये। जहां पे अपने पिछली बार छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करेंगे। देखो, चिंता मत करना क्योंकि अभी तक वैकेंसी आई नहीं। जैसे वैकेंसी आ जाएगी आपकी, तब अपन आपकी इसको टाइमिंग को भी बढ़ा देंगे और स्पीड को बूस्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे तब तक मुझे जहां तक लगता है आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपका कोर्स करवा के और रिविजन भी करवा दूंगा, लेकिन गुणवत्ता के साथ में समझौता नहीं किया जा सकता। आप अभी मेरे पीछे देख रहे हो नक्शा, ठीक है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं भारत का संबंध पढ़ रहे हैं, बृहत्तर भारत में भारत का जो प्राचीन काल में अन्य देशों के साथ में संबंध रहे थे वो पढ़ रहे हैं। अब सीधा सीधा मैं बता दूं तो बता भी सकता हूं, मेरे पास में सुविधा नहीं होती तो मैं बता भी देता। जब मेरे पास में सुविधा है तो उसका फायदा उठाया जाए और विद्यार्थियों के दिमाग में एक एक चीज को क्लियर किया जाए कि कौन सा देश कहाँ है, कैसे पड़ता है और किस तरीके से संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। तो उसमें से जैसे अपन ने 3 भागों में बांटा था, एक भाग अपन ऑलरेडी पढ़ चुके और आज 2 भाग पढ़ने हैं। थोड़ी सी क्लास रैपिड चलेगी क्योंकि एक बार नक्शा वगैरह आप समझ लें, उसके बाद में अपन को सिर्फ मुख्य मुख्य तथ्य देखने हैं। जहां जहां से बनते हैं प्रश्न उनको सभी को नोट करते हुए चलेंगे और उसके बाद में मतलब हिस्ट्री के अंदर ऐसे कई सारे टॉपिक है जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो वहां पे अपन फिर ज्यादा जोर देंगे। तो यहां से फिर एक बार इसको आज पूरा करके और फिर आगे अपन अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है साथियों। बिना किसी समय को गवाए अपन अब शुरू करते हैं। एक बार इस नक्शे को समझे आप, पूरा नक्शा समझ में आ गया, फिर आपके बार बार अलग अलग शब्द आएंगे आगे, तो आपके बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा कहां है, कैसे है, देश कैसे संपर्क है। देखो साथियों, ये आप जो देख पा रहे हो, सबसे पहले ये तत्कालीन जो आप कह सकते हो भारत, बृहत्तर भारत और उसके आसपास के देशों का नक्शा है कि कहां कहां कौन से देश का नाम क्या था वो भी बताया गया है। इसमें मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूं, अपन आज ले लेते हैं ब्लैक पेन, ताकि ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हो बड़े बड़े अक्षरों में आपको चीन, तिब्बत और भारत का नक्शा तो आपके दिमाग में बैठा हुआ ही है, ठीक है। ये नीचे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे श्रीलंका है, सिलोन, ताम्रपर्णी आदि नाम। देखो साथ साथ में ये मैंने हालांकि इसको इंटरनेट से उठाया है और जिसने भी बनाया है बेहतरीन बनाया है, और मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन यदि क्रेडिट देना चाहे तो मैं उसको दूंगा। ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। देखो, जो चीज होती है मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने बहुत ढूंढा। हाँ, इसको ढूंढने के लिए मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा लगाया, जब जाके ये मुझे परफेक्ट चीज मिली। लेकिन जिसने भी बनाया है उसको इस नक्शे का क्रेडिट पूरा जाता है। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है और अपने ये चीज समझने के लिए बहुत अच्छी है, आप इससे अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो हिंद महासागर सभी को पता है, एम आकृति का है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 17,000 द्वीप है इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ जो आप देख रहे हो ये बोर्नियो है, जो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का, ठीक है। ये जावा सागर और ये जावा बना हुआ है, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है यव द्वीप। जब ये पीडीएफ में आपको दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से देख पाओगे, इसको संभाल के रखना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। फिर ये बोरोबुदूर है, और बोरोबुदूर अभी अब अपन आगे पढ़ेंगे भी। बोरोबुदूर जो है आप नहीं जानते तो भी बता दूं, आज पढ़ेंगे। वैसे बौद्ध स्मारकों में सबसे बड़ा स्तूप यहाँ पे बना हुआ है बोरोबुदूर के अंदर, ठीक है। तो ये है, ये मलाया है जिसे मलय द्वीप के नाम से जानते थे, ठीक है। ये सुमात्रा जिसे स्वर्ण द्वीप के नाम से जानते थे, ये श्रीविजय है, अभी आएगा आगे पढ़ने में अपन को। बोर्नियो जिसे वरुण द्वीप कहते थे, ये कंबोडिया है जिसे कंबोज या कंबूज कहा जाता था, ठीक है। ये श्याम है, पगन, और ये आप जो देख रहे हो ये इरावती नदी है जो बर्मा के अंदर पड़ती है और बर्मा की जीवन रेखा या म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये यांगटी शिकियांग जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। हांग वो नदी जिसे पीली नदी भी कहते हैं, चीन का शोक भी कहा जाता है। पीत सागर पीला सागर है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए और बैठ जानी चाहिए ये चीज। यहाँ पे यदि आप देखेंगे ये मध्य एशिया है, आज मध्य एशिया भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य एशिया है, यहाँ पे ये समरकंद, बुखारा, ताशकंद, कासगर, यारकंद, कुचा यानी कूची भी कह सकते हो, कूची भी पढ़ते हैं, कुचा भी पढ़ते हैं, ये सारी चीज, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके ये जो है बामियान, काबुल, कंधार, कंधार यानी ये अफगानिस्तान वाला एरिया आ गया। ये कौन सा आ गया, अफगानिस्तान वाला, ये काबुल कंधार वाला, ठीक है। मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, हड़प्पा, ये कालीबंगन लिखा हुआ है, कालीबंगा, लोथल,
भृगु कछु जो एक बंदरगाह था यहाँ का, ठीक है। ताम्रलिप्ति यहाँ का पश्चिमी तो था भृगु कछु और पूर्वी था ताम्रलिप्ति। ये महानदी बनी हुई कौशाम्बी उज्जैन। और ये बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक बेहतरीन नक्शा आपके सामने आ गया है और इस तरीके से इसको आपको समझना है। इसी चीज को अब लेकर चलते हैं अपन यहाँ पे आगे। अब इस नक्शे पर समझते हैं, ठीक है। ये सिलोन या श्रीलंका यहाँ आ गया, यहाँ पे मालदीव है, ये जो द्वीप समूह है ये मालदीव, ठीक। ये मलेशिया दे रखा है, देखो ये जहां पे एरो कर रखा है उस पे ध्यान रखना। कंबोडिया यानी कम्बुज है। वियतनाम काजू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लाओस यानी लव देश, पहले इसका नाम लव देश था, स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध कैसे कहते हैं, देखो चारों तरफ से जो है स्थल से घिरा हुआ है, ये स्थलबद्ध देश है, ठीक है, स्थलबद्ध देश है, ठीक है। ये बर्मा आ गया, चाइना, मंगोलिया, ठीक। और यहाँ पे जापान और कोरिया, जापान कोरिया अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है पूरा का पूरा यहाँ पे ये चीज। अब यही चीज यहाँ पे भी दे रखी है, इसको भी आप देख सकते हो, ये थाईलैंड है। अभी आगे सारी चीजें आएगी, ठीक है। ये मनीला को अभी अपन नहीं पढ़ते, मनीला अभी अपने आएगी नहीं, इसके अंदर सुमात्रा आपके आएगा, जकार्ता, जावा ये आएगा आपके। तो ये सारी चीजें आपके काम की है, तो इन्हें एक बार अच्छी तरीके से देख लेना। ये इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, ये सारे सारे कंबोडिया और ये सब, ठीक। तो ये क्लास के स्टार्ट में अपन को समझना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। अब ये चीज जब समझ में आ गई साथियों, तो अब आगे की क्लास अपने सुपर स्पीड से चलेगी तो भी कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि ये चीजें है कहां कहां। अब जैसे जैसे मैं आपके नाम लूंगा आगे की, सुमात्रा यहाँ है, सुमात्रा के अंदर ये हुआ, ये राजा हुआ, अब पढ़ेंगे क्या कि वहां पे हिंदू या बौद्ध राजा कौन से हुए, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, किस समय हुए, ये चीजें अब अपन वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। यहां पे ये समझ में आ गया, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता न करें। अब अपने आ जाते हैं सीधी, ठीक है। अब भारत का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, भारत का दक्षिण एवं पूर्व कह सकते हो, दक्षिण पूर्व भी कह सकते हो, ठीक है, देशों से संबंध, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका। अब श्रीलंका, सिलोन अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अब ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। सिंघल द्वीप के नाम से भी जानते थे इसे, ज्यादातर अपन देखो कोई पढ़ते हैं, जैसे पद्मिनी की कहानी पढ़ ली किंवदंतियों के अनुसार, तो अपन सिंहल द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। सिंहल अनुश्रुतियों के अनुसार ये कहा गया, वो कहा गया, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सिंहल देश जो कहा गया, सिंहल द्वीप जो कहा गया है, वो साथियों आपका किसको कहा गया है, श्रीलंका को कहा गया है, ठीक है। अब सिंहल द्वीप के रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख रामायण के अंदर मिलता है। राम जी से संबंधित उल्लेख अपन को बहुत सारे मिलने वाले हैं वैसे भी, क्योंकि देखो लव देश, लव जो है श्री राम के पुत्र के नाम से ही लव देश, फिर लाओस नाम पड़ा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक। और रामायण के अंदर तो देखो इसका उल्लेख मिलना ही मिलना है, श्रीलंका, लंकापति और उनके बीच में राम सेतु के अवशेष और ये चीज, तो श्रीलंका का उल्लेख तो रामायण में कहीं ना कहीं मिलना ही है, ठीक। अब देखो यहां भड़ोज के राजकुमार, भड़ोज कहां पड़ता है, अब वही अपना भारत के अंदर भड़ोज को भृगुकछु भी कहा जाता था, ठीक। तो भड़ोज के राजकुमार विजय ने उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश क्या होता है, एक देश का ही वहां पे बनाया गया एक क्षेत्र ऐसा होता है, वो उपनिवेश कहलाएगा, दूसरे देश के अंदर बनाया गया, तो वहां पे उपनिवेश स्थापित किया। सम्राट अशोक द्वारा यहाँ महेंद्र तो कौन था, इनका पुत्र था, और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। ये महेंद्र अशोक का पुत्र था और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु यहाँ पे भेजा गया, श्रीलंका भेजा गया। बहुत जगह भेजे थे अशोक ने, उनमें से अपन को जो पढ़ना है वो ये है, महेंद्र और संघमित्रा को यहाँ पे भेजा गया, दोनों उसके पुत्र और पुत्री थे, ठीक। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म, देखो श्रीलंका का फिर राष्ट्रीय धर्म कौन सा बन गया, बौद्ध धर्म यहाँ का राष्ट्रीय धर्म बन गया यहाँ का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैंने कहा अब आपके कहीं कोई समस्या नहीं, अब अपन सुपर स्पीड से चल सकते हैं, क्योंकि ये नोट करना है आपको और आपको याद करना है। आगे जहां जहां जो चीज समझने की आएगी वो मैं समझाता चलूंगा। बर्मा, म्यांमार, सभी जानते हैं आप, मोरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है, पिया की याद सताती है। देखो बर्मा में भारतीय व बुद्ध के प्रभाव की जानकारी कौन देता है, युआन चुआंग देवे। कौन देवे, युआन चुआंग। भाई साहब रो नाम ही एड़ो है कि भारतीय जुबान ही कौन बोले, युआन चुआंग करता हैंसांग कर दियो, ठीक है। तो हैंसांग देता है किसकी, की भारतीय
और बुद्ध भी देखो भारत से ही गए थे। भारतीय या बुद्ध के प्रमाण की जानकारी कौन देता है? हेनसांग देता है। ठीक है, बुद्ध से भी पहले शाक्यवंशी राजकुमार अधिराज, नाम याद रखना, शाक्यवंशी राजकुमार अधिराज ने बर्मा में अधिकार जमाया या प्रभाव उसका देखने को मिलता है, एक ही बात है। बुद्ध से भी पहले शाक्यवंशी राजकुमार अधिराज ने। ठीक है, चलिए, अशोक ने स्थविर सोन है, ये क्या है? ये सोन लिखा हुआ है, सोन और उत्तरा को बर्मा भेजा था। यहां पे देखो दोनों इसलिए पास पास आपको दिया है, यहां पे भेजा है महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा है, यहाँ पे स्थविर सोन और उत्तरा को भेजा है, सोन और उत्तरा को भेजा है, यहाँ उत्तर भी मिलेगा कई जगह आपको नाम, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। तो स्थविर सोन और उत्तर या उत्तरा को भेजा है कहां? बर्मा भेजा है। ठीक है, किस लिए? धर्म प्रचार के लिए। कौन से धर्म प्रचार के लिए? बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज अपन इसको पूरा कर लेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि कई विद्यार्थी, मुझे पता है, ध्यान नहीं देते इसकी तरफ, कि ऐसा है कि इसमें से पढ़ना क्या है यही समझ नहीं आता, और पढ़े तो फिर याद कैसे रहे, ये वाली समस्या हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आप बढ़िया तरीके से आपके याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की इरावती नदी, अब इरावती नदी जो है ना बर्मा के अंदर, ये इरावती नदी को यहाँ की जीवन रेखा भी कहा जाता है बर्मा की। ठीक है, इरावती नदी के आसपास पास रहने वाली प्यू जाति, कौन सी? प्यू जाति के लोगों पर जयचंद्र वर्मन नामक शासक ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जयचंद्र वर्मन जो था वो हिंदू शासक था। तो आपको ध्यान रखें, प्यू जाति के लोगों पर जयचंद्र वर्मन, कीवर्ड याद करें। ठीक है, कीवर्ड याद करें, इरावती नदी के किनारे यानी कि म्यांमार में। ठीक, अब देखो अराकान से, अराकान वहां वैसे पर्वत श्रेणी है, अराकान की एक पर्वत श्रृंखला भी है। अराकान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार श्री धर्मराजानुराज हिंदू शासक के शासन की जानकारी मिलती है। यहां से याद रखने लायक चीज क्या है? धर्मराजानुराज, श्री धर्मराजानुराज। कहां क्या चल रहा है? अपने म्यांमार चल रहा है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदू शासक अनिरुद्ध, अब देखो अनिरुद्ध नाम है तो अनिरुद्ध हिंदू ही रखते हैं ज्यादातर नाम ऐसा, तो हिंदू शासक अनिरुद्ध ने पेगान या पेगन कह सकते हो, अभी बताया था आपको मैंने, ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वापस देख लेना जाकर। ठीक, और जब पीडीएफ मिले तब देख लेना। तो हिंदू शासक अनिरुद्ध ने पेगन में शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की। अब आप जब देखोगे वहां पे जाकर, देखो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, चलिए अपन आते हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हैं अपन। अब देखो वापस एक बार आपके सामने नक्शा आ गया है, और ये देखो ये रहा पेगन। अब देखो, अब ये चीज आप नक्शे पर चलोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से, ये देखो ये इरावती नदी, तो प्यू जनजाति आपको ध्यान रखना है, प्यू जाति। ठीक है, ये चीज आ गई है। अभी अपन ने म्यांमार पढ़ा ना, तो ये चीजें अभी आई। श्रीलंका पढ़ लिया अपन ने, तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। नक्शे के आधार पर पढ़ा हुआ बहुत बढ़िया तरीके से याद रहता है। ठीक, और अब मैं सीधा ही आपको बताता कि पैगाम, और एक आपको नक्शे में पता है कि यहाँ पे ये चीजें, बहुत प्रभाव रहता है और सीधा याद हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इंडोनेशिया। था ना, इंडोनेशिया की यात्रा करूं। बाली घुमंडी बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, बाली की एक तो मार फालना पाड़े पर है बाली। ठीक, बाली तहसील भी है। ओ बाली कौन है? ओ बाली है इंडोनेशिया वालों। ठीक, देखो इंडोनेशिया प्राचीन नाम हिंदेशिया भी कहते थे। ठीक है, हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में लोकेशन अभी अपन ने देख लिए, लगभग 17,000 द्वीपों का एक समूह है। ठीक, यहाँ पे ये स्थित द्वीप समूह है। इंडोनेशिया में शामिल मुख्यतया क्या क्या है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला अपन को पढ़ना है सुमात्रा, जिसका पुराना नाम क्या था? सुवर्ण द्वीप। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, यहां से याद हो जाएगा। इसका पुराना नाम सुवर्ण द्वीप था, सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा का पुराना नाम सुवर्ण द्वीप। जावा, यव ऐसे याद रख लेना, जावा भी यव द्वीप कहते थे, याद हो जाएगा। बोर्नियो वरुण द्वीप, अभी नक्शे में अपन ने उसमें देखा भी है। और ये बाली, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू मंदिर मिलते हैं, मैं आपको चित्र भी बताऊंगा एक दो हिंदू मंदिर के इसमें से। तो ये बाली है, और ये भी हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित रहा है, और स्पेशली लोग यहाँ के हिंदू मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म का प्रभाव यहाँ पे रहा है। ठीक है, अब देखो सुमात्रा में 4वीं सदी में
श्रीविजय, ये श्रीविजय क्या है? स्थान है। श्रीविजय नामक हिंदू राज्य बसाया गया। अब श्रीविजय है ना, अपन ने यहां पे देखा है। चलिए वापस ये देखो, ये रहा, और कहा? सुमात्रा, ये सुवर्ण द्वीप, ये सुवर्ण द्वीप दे रखा, ये श्रीविजय दे रखा। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना, दिख रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। अब क्या पढ़ा अपन ने कि सुमात्रा में 4वीं सदी में श्रीविजय हिंदू राज्य बसाया गया। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी ना? सुमात्रा देख लिया और श्रीविजय बसाया है, वो भी अपन ने देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। यही तो तरीका है, बस पढ़ना है और दम लगा के पढ़ना है और सीट निकालने के लिए पढ़ना है। ठीक है ना? और विद्वान तो बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन एक बार हमें सीट निकालनी है तो हमें सीट निकालने के लिए कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। यदि विद्वान बनने की अभी से कोशिश करेंगे तब विद्वान तो बन जाओगे, लेकिन सीट निकालने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, थोड़ा और समय लगेगा। यहाँ पे अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है, घोड़ा गुड़ी घोड़ा नहीं फोड़ना है और किन्ने बाता में नहीं आवड़ो है। स्मार्ट स्टडी करें, अपनी काबिलियत को पहचाने, अपने तरीके को पहचाने, अपने तरीके को इजाद करें और उसके हिसाब से पढ़ें। ठीक, कहीं कोई, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है, तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को फॉलो करें, अपने तरीके को इजाद करें। बस जब आपने अपना तरीका पहचान लिया कि मुझे इस तरीके से याद होता है और मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है और कोई टोकने वाला नहीं है। चलिए साथियों, चीनी यात्री इत्सिंग, इत्सिंग का तो फोटो भी बताया था आपको पिछली क्लास में। ठीक है ना? तो इत्सिंग यहाँ पे 7 साल सुमात्रा में रुका था। और इत्सिंग तो क्या कहता है कि यहाँ पे मतलब चीनी यात्री जो थे ना, वो यहाँ भारत जाने से पहले सुमात्रा रुककर संस्कृत सीख कर जाते थे। ये भी इत्सिंग बताता है। बोलो, इसके अनुसार श्रीविजय बौद्ध धर्म का केंद्र था। ठीक है ना? अब श्रीविजय आपको बता दिया है मैंने। कलिंग राज्य व राजा देववर्मा, देववर्मन भी मिलेगा कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कलिंग राज्य और राजा देववर्मा का संबंध जावा से रहा था। ठीक है, जावा दे जावा दे जावा दे। अरे यार याद हो, आका ये तरीको है, वही तरीको है क्या? याद रखा, जावा दे। मारवाड़ी में क्या? जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे, आवा दे आवा दे। गाड़ी पार्किंग लगाने रहे तो बहुत शौकीन है राजस्थान में, है ना? और फ्री भी हुआ था लोग, और एक जनो गाड़ी पार्किंग लगाने थोड़ी काटनी नहीं आवे ना, 10 जना बिन गाड़ी कटाने आ जाए। अरे आवा दो जावा दो जावा दो, बस 10-15 मिनट आधे घंटे बहुत बढ़िया टाइम पास करें। जब मन ओ समझ में नहीं आवे कि इत तो समय लावे कटाऊं। मैं तो सोचता हूं कई बार कि समय अगर मेरे लिए वास्तव में दिन अगर 48 घंटे का कर देना भगवान, तो मैं इन विद्यार्थियों के लिए इतना प्रयास कर दूं कि इनको मतलब और कहीं कोई मतलब इनके लिए कोई परेशानी ना हो। अब जैसे अभी आपकी क्लास, वैसे आज मैं देने की कंडीशन नहीं था, इरादा नहीं था एक्चुअली। एक बहुत अजीज मित्र की शादी को भी मैंने टाला था पिछले संडे आपकी क्लासेस के लिए, और आज वापस एक इनविटेशन है। और आज यदि मैं टालता तो लोग, पता है आपको, ये कहते कि सर को देखो घमंड आ गया, फेमस हो गए ना, तो अब इन्होंने आना जाना कहीं छोड़ दिया है। अब ये नहीं हो वो देख पाते कि मतलब वास्तव में इस चीज के लिए इतना एफर्ट लगता है। साथियों, मैं अकेला 3 से 4 व्यक्तियों का काम करता हूं पूरे दिन में। हालांकि बताने की कोई, और मैं किसी के ऊपर एहसान के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे खुद के शौक के लिए कर रहा हूं। और मेरे खुद के मतलब मैं खुद चाहता हूं कि मैं विद्यार्थियों का सिलेक्शन दूं, इसीलिए मैंने अपने सपनों को साइड में किया है। और इसीलिए तो इसमें लगा हूं, तो मैं मेरे मतलब अंदर से जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरा अंदर से सकारात्मकता आती है, उसको ध्यान में रखते हुए करता हूं। किसी की कोई बताने के लिए नहीं, या किसी को कोई बहकावे में किसी के कहने पर भी नहीं। ठीक है ना? लेकिन उसमें क्या है कि समय देखो मेंटेन करना पड़ता है। 3-4 प्रोजेक्ट तो मेरे राइटिंग के चल रहे हैं, हर प्रोजेक्ट को 1-2 घंटे देता हूं। इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज, अब जैसे कल साइको की भी लॉन्च कर दी, तो टेस्ट सीरीज को मैनेज करना, पूरे उसको प्रश्नों को क्रॉस चेक करवाना, सब कुछ देखना, पूरे स्तरीय प्रश्न, अनावश्यक प्रश्न शामिल ना हो, ये सारी चीजें देखकर और उसके बाद में विद्यार्थियों तक पहुंचाना वगैरह, ये सब बहुत एक। इसके अलावा मेरी खुद की ड्यूटी भी रहती है, तो ड्यूटी के समय ये चीजें मैं साइड में रखता हूँ। फिर ये अलग डबल ड्यूटी हो गई, यूं समझ लो आप। और ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें चलती है। चलो कोई नहीं, अपन कहां से कहां चले गए। चलिए देखो, फायान भारत से लौटते समय जावा रुका था। ठीक है, फायान कहां रुका था? जावा। और ये देखो इत्सिंग भाई साहब कहां रुके थे? इत्सिंग भाई साहब रुके थे सुमात्रा। ठीक, अब देखो इसके अनुसार जावा में शैव
और शैव मतावलंबी अधिक थे। फायन ने क्या कहा कि यहाँ पे शैव मतावलंबी अधिक थे। शिवरात्रि आ रही है, ध्यान रखना यहाँ पे शैव मतावलंबी अधिक थे, किसके अनुसार? फायन के अनुसार। कश्मीर के राजकुमार गुणवर्मा ने जावा में व्यापक स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसने बहुत ज्यादा वहां पे फैलाया। कौन था? कश्मीर का राजकुमार था और इसने यहाँ पे बहुत मात्रा में इसको फैलाया, मतलब व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब देखो जावा में 750 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप बोरोबुदुर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बोरोबुदुर का निर्माण करवाया गया। कब? 750 में। कहा? जावा के अंदर। ये बौद्ध इमारतों में सबसे विशाल इमारत या सबसे विशाल बौद्ध मंदिर माना जाता है, या सबसे विशाल बौद्ध स्तूप माना जाता है। ठीक है, और आप ये जो देख पा रहे हो यही है आपका बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप। ये देखो कितना मतलब विशाल है। ऐसा बताते हैं कि ये लगभग है ना, मेरे दिमाग में अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लगभग बताते हैं कि ये 500 एकड़ में फैला हुआ है। या तो देखो मैं कंफ्यूज हूं इसके बारे में, मैं क्लियर करूंगा बाद में। या तो मैंने बोरोबुदुर के बारे में पढ़ा है या मैंने अंकोर वाट के बारे में पढ़ा है कि 500 एकड़ यानी बहुत बड़ी भूमि होती है। और ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि ये इसके बारे में ही था या उसके बारे में। ठीक है, लगभग दोनों में से किसी एक के बारे में। थोड़ा सा मेरे अंदर अचेतन मन में चला गया है, थोड़ा मैं कहीं कुछ भूल रहा हूं। ठीक है, चलिए ये बताऊंगा। बोरोबुदुर स्तूप की खोज जो है साथियों वो 1885 के अंदर टॉमस रैफलैन ने की थी। ठीक है, टॉमस रैफलैन ने 1885 के अंदर बोरोबुदुर स्तूप की खोज की थी, और ये बोरोबुदुर स्तूप ही आप देख पा रहे हो। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। बोरोबुदुर में शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया हुआ विशाल मंदिर भी है, और शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया हुआ है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, जावा के अंदर है तो यहां पे ध्यान रखना। अब बोरोबुदुर आपको मैंने बताया भी था, वापस बताऊं क्या? देखो ये रहा बोरोबुदुर, और ये देखो जावा यवद्वीप लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये बोरोबुदुर है इस जगह, और यहां पे ये मंदिर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई शंका नहीं होगी। हाँ देखो बोरोबुदुर यहां ये अपन ने पढ़ लिया। जावा में राजकुमारी रारा जोंगरंग की स्मृति के अंदर बने सेवु मंदिर, और बताते हैं कि ये 1000 मंदिरों का समूह था। कितने? 1000 मंदिरों का समूह था, जिसे सेवु मंदिर के नाम से जाना गया। एकमात्र ऐसा देश जहां हिंदू संस्कृति पल्लवित हुई और जीवित रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसा देश जहां हिंदू संस्कृति पल्लवित हुई और जीवित रही वो आपके बाली है। ठीक है, कौन सा है? बाली। ठीक, अब बाली में आ गए अपन। ठीक है, बाली का राजवंश कौंडिन्य कुल से संबंधित था। ठीक है, बाली का राजवंश कौंडिन्य कुल से संबंधित था, और बाली के अंदर जो प्रमुख मंदिर है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको जो ध्यान रखना है बैसाख मंदिर। देखो इसमें से पुरातन लोट मंदिर और पूरा बेसकी मंदिर, ये जो है ना तना लोट मंदिर जो मैंने लिखा है, ये मैं स्लाइड दूंगा आपको, तब ये शायद अभी आपको यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको स्लाइड अवेलेबल करवाऊंगा। यही लिखा हुआ है पुरातना लोट मंदिर और बेसकीय मंदिर, ये है। ठीक है, स्लाइड के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आप देख पा रहे हो साथियों, ये देखो कोरल के ऊपर, कोरल जो होती है ना मूंगा की चट्टाने, उन पर बना हुआ मंदिर है। इसे कई जने पुरातन भी कहते हैं कि पुरातन लोट मंदिर, और वैसे पुरातन है लोट मंदिर इसका नाम है, और ये मंदिर है जो बाली के अंदर। ठीक है, और ये पूरा बेसकीय मंदिर है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है, और ये दो जो इसके स्तंभ है, और ये नीचे से देखने पर ऐसे लगता है जैसे कि आकाश की ओर द्वार जा रहा है, कोई स्वर्ग की ओर जैसे कोई द्वार जा रहा है, सीढ़ियां जा रही है, ऐसा ये मंदिर है, और ये हिंदू मंदिर है सारे के सारे। ठीक है, तो ये बाली के हिंदू मंदिर प्रसिद्ध है जो आप देख पा रहे हो। इसके अलावा देखो आपको क्या पढ़ना है कि बोर्नियो के संस्कृत शिलालेख के अनुसार यहाँ का प्रमुख शासक मूल वर्मा था। ठीक है, यहाँ का प्रमुख शासक मूल वर्मा था। किसके बारे में फैक्ट है? बोर्नियो के बारे में, ये बोर्नियो के बारे में। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मलेशिया भी अपन ने अभी देखा है। यह भारत से इंडोनेशिया की ओर
हिंद चीन के मध्य स्थित होने के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा। ठीक है, मलय देश अभी अपने पढ़ा था, मलय देश। ठीक है, तो ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसके बारे में और जानकारी अपन देखते हैं। मलय प्रायद्वीप के प्रमुख हिंदू राज्य। ठीक, अब देखो एक बार मैं वापस आपको इस नक्शे पर ले आता हूं। यहां पे आप देख पा रहे हो ये मलाया, ये मलय द्वीप जो लिखा हुआ है। अब देखो ये बीच में स्थित होने के कारण यहाँ पे ये देखो ये जो है ना रेशम रूट है, ये ग्रीन जो भी बता रहे रेशम रूट, तो ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था ये वाला। ठीक, मलय द्वीप। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आपकी ये चीजें समझ में आ रही होगी। हाँ, तो देखो मलय प्रायद्वीप के प्रमुख हिंदू राज्य जो थे उसमें से कर्मरंग, आपके कलशपुर, कटा और पहंग, इस तरीके से नाम है इनके। याद हो जाए ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कोई इसमें से बहुत कम चांसेस है कि आएंगे, प्रश्न आएंगे तो आपने पढ़ लिए हैं तो आप थोड़े सी वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मरोड़ नामक भारतीय राजकुमार द्वारा लंकासुक ये उपनिवेश है और इसका नाम है लंकासुक। कैसे याद रखना, कलमल, लंका से इसी को आपको थोड़ा सा मतलब इसको अपन ने उल्टा किया है कलमल, कलामल, ऐसे कर दो कलामल। कलामल से कैसे याद रख लोगे कि कला यानी कि लंका, इसको थोड़ा सा उल्टा किया है, और मल यानी मलय, तो लंका सुख उपनिवेश था जो यहां पे बसाया गया। ठीक है, कंबोडिया, इसे कंबूज या कंबोज नाम से भी जानते हैं। कंबोडिया को कंबूज भी कहेंगे या कंबोज भी लिखा मिलेगा। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कौंडिन्य ने की, और कौंडिन्य देखो, कौंडिन्य को बृहत्तर भारत में हिंदू राजवंशों का संस्थापक कहा जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इसकी स्थापना कौंडिन्य ने की, और कौंडिन्य बृहत्तर भारत, आपको पिछली क्लास में पूरा का पूरा बताया था, समझाया था। बृहत्तर भारत का हिंदू शासकों में, हिंदू राजवंशों में इसको संस्थापक माना जाता है। ठीक है साथियों, ये जो देख पा रहे हो ना, ये अंकुर वाट का मंदिर है। अभी बताते हैं इसके बारे में। कंबोडिया के शासक जय वर्मा, कई जगह जय वर्मन भी लिखा मिलेगा, कोई चिंता मत करना। जय वर्मा द्वितीय ने राजेंद्र की उपाधि धारण की। जैसे चोल शासक धारण करते थे ना, उसी तरीके से इसने भी राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। इसकी तुलना भारत के पाणिनि से की जाती है। ठीक है, इसकी तुलना भारत के पाणिनि से की जाती है। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, देखो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कह सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हैं, वो कंबोडिया के अंदर बना हुआ है, और अंकोर वाट का मंदिर है, जो सूर्य वर्मन द्वितीय भी आपको लिखा मिल सकता है। और ये द्वितीय है ना, ये जरूर याद रखना, क्योंकि जब भी प्रश्न आएगा तो आपके दोनों आएंगे, सूर्य वर्मा प्रथम, सूर्य वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा तो लोगों को याद रह जाता है, लेकिन प्रथम और द्वितीय में वहां पे जो है फिर गलती हो जाती है, और कई बार हम द्वितीय की जगह प्रथम करके आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा सही है, लेकिन हमारा हो जाता है गलत। तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया 1125 ईस्वी में, ये लगभग बनवाया था। ठीक है ना, अंकोर वाट मंदिर जो है मेकांग नदी के किनारे है। ये जो देख पा रहे हो आप, ये आपका अंकोर वाट मंदिर है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने 500 एकड़ वाली जो बात कही ना, वो 500 एकड़ वाली बात ये अंकोर वाट मंदिर के लिए ही है। ठीक है, लगभग 500 एकड़ में बना हुआ है, जहां मुझे याद आ गया है लगभग ये इसी के बारे में ही है। अंकोर वाट मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, लगभग 500 एकड़ में बना हुआ मंदिर है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये साथियों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्योंकि आज अपन पूरा कर लेंगे इसको, ये थोड़ी थोड़ी जो तथ्य है, तथ्यात्मक क्लास है ये वाली पूरी, इसमें समझने लायक चीजें जो थी वो मैंने आपको नक्शे में ऑलरेडी पहले ही समझा दी। इसके बाद आपको याद करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ तरीके मैं बता रहा हूं, कुछ तरीके आपके होते हैं। अब ये जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पर क्लास है पूरी पूरी। आपने मान लीजिए किताब में भी पढ़ा है, तो उसके बाद में जैसे नोट्स बनाने होते हैं ना, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है। उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन को निकालने होते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट को निकाल कर उन्हें फिर याद करना होता है, और ये वही तरीका है। ठीक है, चलिए, चंपा या अन्नाम, इसे वायु पुराण में
अंगदीप के नाम से जाना जाता था। कई बार हम अंगदीप के बारे में पढ़ते हैं, तो ये अंगदीप जो है चंपा या अन्नाम को ही कहते थे। वर्तमान में वियतनाम नाम से भी इसे जाना जाता है, और वियतनाम से देखो अन्नाम, वियतनाम इस तरीके से नाम पड़ गया। वियतनाम जो है काजू के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा काजू उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, काजू वैसे गोवा की साइड है ना, इधर भी बहुत मिलते हैं, और काजू से एक वो मादक पदार्थ बनता है जिनके फैनी फैनी कहते हैं वहां, तो काजू से ये फैनी बनाने की मतलब वो लगे हुए हैं। मसाला स्पाइस पार्क, मसाला गार्डन वगैरह है, मैं देख के रहा था इसलिए मुझे ध्यान है ये। ठीक है, यहाँ का पहला हिंदू शासक श्रीमार था, पहला हिंदू शासक श्रीमार था। यहां भद्रवर्मा ने माइसन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको पढ़ना है चंपा के अंदर जो है यहां माइसन मंदिर बनवाया गया। फिर आता है श्याम प्रदेश। श्याम प्रदेश को वर्तमान में थाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड के आसपास वाला क्षेत्र तत्कालीन श्याम प्रदेश कहलाता था। ठीक, लाओस, लाओस जो है वो लव देश के नाम से जाना जाता है, और ये भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर इसका नाम लव देश पड़ा था, और फिर बाद में लाओस हो गया, अपभ्रंश होके लाओस इसका नाम हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर मध्य एशिया के बारे में थोड़े से तथ्य हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि मध्य एशिया में शामिल कौन कौन से देश थे, तो बुखारा, समरकंद, कुची या कुचा कह सकते हो, यारकंद, तुर्फान, कासगर, कारा शहर आदि। अब यदि वो उस नक्शे को वापस आप लाकर देख लेना, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं आगे इसका एक और नक्शा आपको बताने वाला हूं, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको लाके आप वापस देख लेना, तो आप देख पाओगे कि उसमें पूरा मैंने सिल्क रूट पर स्थित थे ये मध्य एशिया वाले। ठीक है ना, तो वहां पे पूरा पूरा आपको दिख जाएगा कि मध्य एशिया के देश थे। अभी मैं बताता हूं आपको वैसे आगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य एशिया में अशोक के समय बौद्ध संप्रदाय और भारतीय संस्कृति का प्रवेश हुआ था। तो ज्यादातर में वैसे देखा जाए तो अशोक के समय, और अशोक ने ही प्रचार प्रसार करवाया बौद्ध धर्म का। वैसे तो अशोक का यहाँ पे नाम आता भी है, तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाकर भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, खोतान जो है, खोतान के बारे में 2-3 फैक्ट पढ़ने होंगे आपको। खोतान जो है, खोतान से धम्मपद की वैसे बहुत सारी पांडुलिपियां मिली, लेकिन उसमें से एक धम्मपद की पांडुलिपि भी मिली, और बौद्ध संप्रदाय की गीता कहा जाता है धम्मपद को। ठीक है ना, खोतान भारतीय सभ्यता में सबसे बड़ा भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था। कहां पे? मध्य एशिया के अंदर भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन सा? खोतान। मैं आपको बताता हूं, इनका नक्शा बताता हूं। अब देखो, ये फैक्ट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में थोड़े से नक्शे पर चर्चा करेंगे। खोतान के स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कुस्तन, और कुस्तन से ही नाम बिगड़कर क्या बन गया? खोतान बन गया। कुस्तन यानी कि कुणाल के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया होगा, जो अशोक का पुत्र था उसके बारे में नाम ये प्रयोग में लिया होगा, ऐसे बताते हैं। मध्य एशिया का सबसे बड़ा मठ गोमती विहार मठ भी खोतान के अंदर था। यानी कि मध्य एशिया में यदि अपन पढ़ते हैं, अब सबसे बड़ा केंद्र अपन ने पढ़ा, तो खोतान महत्वपूर्ण ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना है, और ये फैक्ट याद रख लेना, इतने भी आपके लिए काफी होंगे। ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है साथियों, हिंदुकुश पर्वत का दक्षिणी भाग है। चलिए मैं बताता हूं आपको, ये आप जो नीचे वाला नक्शा देख पा रहे हो, यहाँ पे हिंदुकुश को स्पेशली हाईलाइट कर रखा है। ये हिंदुकुश पर्वत है, और यहाँ पे ये देखो, ये अफगानिस्तान, तो यहाँ पे इसका दक्षिणी भाग है, और ये बता रखा है, ये देखो पाकिस्तान है, इस्लामाबाद, और हिमालय चाइना। ठीक, तो यहां से आप इसकी लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि हिंदुकुश का ये दक्षिणी भाग था। ठीक है, महाजनपदकालीन गांधार का संबंध वर्तमान अफगानिस्तान से। अभी अपन ने सबसे पहली स्लाइड पे जो नक्शा देखा, उसके अंदर अपन ने गांधार देखा है, और महाजनपद के अंदर जब पढ़ते हैं उसमें तो गांधार का बहुत महत्व है। तो यहाँ पे जो तत्कालीन गांधार था, वो वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। पर्थियन लोग जो थे, पर्थियन जैसे विदेशी थे, वो जैसे आपके शक, हूण, कुषाण ये सब थे, तो उसमें से जैसे पर्थियन थे, तो पर्थियन ने अफगानिस्तान को श्वेत भारत कहा। क्या कहा? श्वेत भारत कहा। ठीक है, फायान व हैंसांग के अनुसार अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था, और भारत का हिस्सा था, बाद में अलग हुआ ये तो। ठीक है, अखंड भारत का हिस्सा था। तो ये फायान और हैंसांग तो उस समय आए थे, तो गांधार तो वैसे भी देखो 16 महाजनपद के अंदर यहाँ पे पड़ता ही था ना, तो अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा था। अब अपन बात करते हैं
कि आपके ये जो सिल्क रूट पर या मध्य एशिया के जो अपन ने पढ़े हैं अब केंद्र, उनमें से देखो आप देख पाओगे यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रूट है वो उसी के लिए बताया गया है, सिल्क रोड है। और यहाँ पे ये कासगर दे रखा है, कुचा, तुर्फान, ठीक है। और ऐसा ही एक नक्शा मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, जो यही नक्शा था लगभग, है ना। और यही था, ये देखो बुखारा, समरकंद, ये सारे के सारे देखो एक ही रूट पर स्थित है और ये मध्य एशिया वाले देश है। क्योंकि ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये अपना इंडिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया आ गया, ये चाइना है, और ये मध्य एशिया, यानी कि एशिया के अंदर में ये मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो आपके आ जाता है इसके अंदर। तो ये वाला अपन ने अभी फैक्ट इससे संबंधित पढ़े हैं। और एक बहुत बड़ी क्लास, क्योंकि ऐसे यदि इसको कितना भी पढ़ा जाए ये कोई खत्म होने वाली नहीं है, ये बहुत बड़ी क्लास है। एक एक मान लो तूफान ही उठा लिया तो तूफान के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, है ना, दूसरी भी बहुत सारी, लेकिन अपन को एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए चलना है। स्पेशली यदि हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही दे रहे हैं तो उनको डेफिनेटली डीप उतरना है। लेकिन ये क्लास जो है प्रथम पेपर की है, और प्रथम पेपर के अंदर सभी के लिए कॉमन होता है। तो कॉमन के लिए जितनी चीज अपने को पढ़नी चाहिए, जितना स्तर पढ़ना चाहिए, उस स्तर पे मैं आपको लेके आ गया हूं। इसके अलावा अपना दायरा आप ये सारी चीजें याद होने के बाद डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, बढ़ानी चाहिए। कुछ विद्यार्थी जो है वो अभी तक इस असमंजस में ही है कि रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड करें या फर्स्ट ग्रेड करें, या मानस भी बना चुके हैं तो वो याद नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा, तैयारी के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। कल रविवार है साथियों, कल सुबह मैं कोशिश करूंगा एक छोटे से वीडियो के साथ में कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कहां से शुरू करें और किस तरीके से कंटिन्यूटी बना के रखें, इस संबंधित एक मोटिवेशनल वीडियो और एक कुछ ट्रिक्स होती है अपने आप को प्रिपेयर करने की, वो बताने की कोशिश करूंगा, कल बताऊंगा। साइकोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है वो कल लॉन्च कर दी गई है, वो ही मात्र 51 रुपए में हर एक टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से 30-30 प्रश्नों में बांटकर, मान लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर 5 पार्ट दिए हैं, 150 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से अपन ने पिछले भर्तियों में आए हुए प्रश्नों को भी आगे आने की संभावना देखते हुए उन प्रश्नों को भी शामिल किया है, ऐसे प्रश्न जो आगे आ सकते हैं उन प्रश्नों को भी शामिल किया है, और उन सभी को जो टेस्ट सीरीज के अंदर अपन ने जोड़ दिया है। तो ये रीट की तैयारी जो कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की जो कर रहे हैं, दोनों के लिए कॉमन टेस्ट सीरीज है, दोनों के टॉपिक उसके अंदर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज की वैधता और वो मतलब आपके रीट सेकंड ग्रेड पूरी संपन्न हो जाएगी, आपको जब तक पोस्टिंग नहीं मिलेगी तब तक अपन रखेंगे, क्यों भर्तियों पे आजकल कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, तो पोस्टिंग मिलने तक अपन वैधता रखेंगे। आराम से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधिक जानकारी, कल एक वीडियो बनाया था साइकोलॉजी का, काफी बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया और बढ़िया तरीके से वे आनंद उठा रहे हैं। लगभग हर दूसरे दिन एक टॉपिक उसमें जुड़ता चला जाएगा, जो लगभग 30-35 सवालों का एक टॉपिक होगा। बेहतरीन अभ्यास आप कर सकते हैं और पुराने आए हुए प्रश्नों पर भी पकड़ कर सकते हैं और अपने आप को उसके अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी प्रैक्टिस करना चाहते हैं साइकोलॉजी की बढ़िया तरीके से, जीके की ऑलरेडी चल रही है अपने राजस्थान जीके की, तो वहां से प्ले स्टोर से आप जीजीडी नाम से ऐप डाउनलोड करके और कर सकते हैं। और यदि लगता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, तो क्लासेस आपकी निरंतर नियमित चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार निर्णय ले, मेरे कहने के अनुसार नहीं, अपने अनुसार। अपनी जरूरत होती है तो आप ले सकते हैं, अपनी जरूरत नहीं है तो आप उसको वहीं पे इग्नोर करके आगे बढ़ें। ठीक है साथियों, तो अब आपको वापस मिलेंगे अपन कल, और कल की क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसी के सिलेबस के अनुसार ही अपन पूरी तरीके से चलेंगे, बेहतरीन तरीके से अपने नए टॉपिक को शुरू करेंगे और ट्रिक्स के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।